प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ बहुविकल्पी प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसका ये दूसरा वीडियो होगा। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को 1 से 25 तक के प्रश्नों को हल करवा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो सभी में पाई दिख रहा तो मैं पाई भी रखता हूं और 4 भी रखता हूं। 4 पाई और आर की जगह त्रिज्या है तो 3.2 का होल स्क्वायर लगा दिया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बा में आपको यही दिया गया है कि 4 पाई 3.2 का होल स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में होता है, आयतन घन सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वैसे भी गोला 3 डायमेंशन होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठ धरातल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए कि गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है, और गोले का आयतन पूछा गया। क्या पूछा गया है? आयतन। अब गोले का आयतन होता क्या है भैया? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और ये कह रहा पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, यानी इसका बाहरी आवरण यानी सरफेस एरिया कहें चाहे टोटल सरफेस एरिया कहें, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो व्यास क्या दिया है 2r बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे में 2 बटे में r का मान यानी त्रिज्या आ जाएगी 2 चौके 8 यानी त्रिज्या 4 आ जाएगी। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देना है। 4 पाई की जगह पाई रहेगा, r की जगह आप लिखोगे 4, r का वर्ग है तो 2 बार लिखना है। अब देखोगे 4 चौक 16 चौका 64 पाई, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप देखेंगे 256 पाई, 68 पाई, 64 पाई, तो आपके सवाल का उत्तर क्या होने वाला है? 64 पाई सवाल का उत्तर होने वाला है। आपको लिख कर आना है, लगा कर आना है। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। देखिए सांख्यिकी एक शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है, इसका सन बताना आपको। तो 1749 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1749 में किया गया है, और इसको प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक एक जर्मन वैज्ञानिक थे। एक जर्मन वैज्ञानिक जो है उनका नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, गॉटफ्राइड और एचेनवाल है। क्या है भैया? गॉटफ्राइड एचेनवाल। क्या है? एचेनवाल, इनका नाम भैया एचेनवाल, गॉटफ्राइड एचेनवाल है। ये आपको याद कर लेना है, गॉटफ्राइड एचेनवाल है। और ये 1749 में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि समस्त अंकों के योग को, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है समस्त अंकों के योग को, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। ये कथन किसका है? तो वैज्ञानिक का बताना है। कैनिज का है, गिलफोर्ड का है, लाविट का है, गैरिट का है। तो ये जो कथन है ये गैरिट का है। गैरिट वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है। गैरिट मनोवैज्ञानिक का ये कथन है कि समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से ही भाग दे दिया जाए, तो जो भागफल होता है वो मध्यमान होता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समस्त अंकों के योगफल को उन्हीं की संख्या से भाग दे दिया जाए। 10 संख्या है तो 10 से भाग दिया जाए, लेकिन उनको जोड़ लिया जाए तो जो मान आता है वो क्या होता है? वो मध्यमान होता है। ये किसका नाम कथन है? तो भैया गैरिट का है। किसका है? गैरिट का है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है सांख्यिकी। देखिए कह रहा सांख्यिकी में माध्य दर्शन गया है, दर्शाया गया। माध्य जो दर्शाया गया है, सांख्यिकी में जो माध्य को दर्शाया गया वो किससे दर्शाया गया है? तो यम से दर्शाया गया। किससे दर्शाया गया है? यम से दर्शाया। माध्य का सूत्र होता है, तो भैया माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। यही सवाल का उत्तर यानी सा वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा।
आगे देखेंगे 2, 4, 5, 9 का माध्य बताओ। तो देखो 2 से इधर 2 इधर, इनका माध्य क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इनका माध्य क्या है? 5 है। सवाल का उत्तर माध्य 5 है। बहुत जल्दी जल्दी आप सवाल को लगा सकते हैं, 5 नंबर फ्री में है, मेहनत करना है केवल आपको थोड़ा सा बस। अगला सवाल देखेंगे, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या है? सारणीयन है, वर्गीकरण है, आंकड़ों का संग्रहण है, ये सभी है। तो बिल्कुल ये सभी है। आंकड़ों का विवेचन क्या कहलाता है भैया? सारणीयन कहलाता है। उनका वर्गीकरण करना या आंकड़ों का संग्रहण करना यानी बटोरना। आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं, आंकड़ों के प्रकार कई हो सकते हैं, व्यवस्थित हो सकता है, अव्यवस्थित हो सकता है, आ और बा दोनों हो सकता है। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, आ और बा दोनों हो सकता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि 2, 5, 8 का समांतर माध्य क्या होगा भैया? तो 2, 5, 8 का समांतर माध्य क्या होगा? 5 होगा, यही सवाल का उत्तर। 2, 5 और 8 का समांतर माध्य क्या होगा? 2, 5, 8 का समांतर माध्य 5 होगा। चाहे पदों का योग करके फिर पदों की संख्या से भाग दे तो भी 5 प्राप्त होगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया है, कह रहा है कि बताइए 30 दिया है क्या भैया? 30 दिया है, 30 दिया, 31, 37, 30, 35, 13, 30 का बहुलक बताओ। बहुलक मतलब जो संख्या बहुत ज्यादा बार आया हो वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें देखोगे 30 1, 2, 3, 4 बार आया है, यानी 30 ही इसका बहुलक है। यानी इन संख्याओं यानी इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? 30 है। 30 कई बार आया, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो भैया 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करेंगे कैसे? 8, 9, 12, 13 और 15 कर देंगे। तो देखो मध्यमान में माध्यिका में जो बीच में है वो सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 12 इसकी क्या है? माध्यिका है। इसकी माध्यिका क्या है? 12 है। अब देखोगे सवाल है 5 की घात 6 बराबर 15,625 का लघुगणकीय रूप बताओ। तो इसका लघुगणकीय रूप होता है भैया log 5, 15,625 बराबर में क्या होगा? अच्छा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा x की घात, देखो x की घात -6 भागे में x की घात -7, x की घात -6 भागे में x की घात -7। देखो मैंने आपको बताया भाग में अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। x की घात -6 और ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन खुद माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए x की घात क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और जो भी x की घात +1 होगा वही सवाल का उत्तर होगा। x की घात +1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सा में है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। देखिए x की घात 2 -4 बटे में x + 2 की घात 2 का न्यूनतम रूप बताओ। भैया ऊपर सूत्र लगा लो, x की घात 2 माइनस है, क्या है? माइनस है, तो आपको क्या करना है? माइनस ही लगा रहने देना है और 4 को बदल देना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और नीचे जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए और घात लगा दिया जाए। यहाँ ऊपर देखो a² - b² है गया ना, इसको 2 ब्रैकेट में लगा लेंगे, a - b और a + b हो गया, और बटे में x + 2 का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब देखेंगे x + 2 और x + 2 से नीचे कट जाएगा। अब जो रह जाएगा x - 2 बटे में x + 2, यही आपका सवाल का उत्तर है। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बा में है, यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा यदि एक घन का कोर, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोरों की संख्या, भैया घन कोई भी हो उसमें कोरों की संख्या के बारे में अगर आप बात करेंगे, घन कोई हो उसमें कोरों की संख्या की बात करें। कोर मतलब क्या होता है आपको समझना है। कोर मतलब क्या होता है? किनारा। कोर मतलब होता है किनारा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी घन या हो घनाभ हो सभी में कोरों की संख्या होती कितनी है? 12। कोर मतलब किनारा। और फलकों की संख्या कितनी होती है? तो 6 फलक होते हैं, याद रहे।
और कोण कितना होता है, 8 कोण होता है। कोणों की संख्या 8, फलकों की संख्या 6 और कोरों की संख्या 12 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपका है, कहता है, जरा देखो तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भैया, 12 कोर हैं। किनारे कितने हैं, 12 किनारे। अगला सवाल देखेंगे, log 13 169 का मान ज्ञात करना। तो भैया log 13 169 को लिखेंगे 13 की घात 2। अगली लाइन में 13 का वर्ग है ना 169, अगली लाइन में 2 आगे चलाएगा तो log 13 आ जाएगा, जबकि इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसलिए 2 1 जा 2, यानी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 2। सवाल का उत्तर क्या होगा 2, यानी log 13 169 का मान क्या आया 2 आया। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है, तो अर्धवृत्त में स्थित सदैव किसी भी कोण का मान होगा तो कितना होगा 90 अंश। आप ऐसे ही समझ लो, किसी भी अर्धवृत्त की बात करेगा, किसी भी अर्धवृत्त की बात करेगा तो उसमें स्थित कोण क्या होगा भैया, कोई अर्धवृत्त आप ले लो, कोई भी एक अर्धवृत्त आप ले लो, उसमें स्थित कोई भी कोण होगा वो कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा, यानी 90 अंश का होगा। यानी किसी अर्धवृत्त में स्थित कोण कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा। अगला सवाल आपका है कि एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठोस बेलन का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई मतलब ऊंचाई उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर के अर्धव्यास वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो मैं आपको एक सूत्र बताना चाहूंगा, ऐसे सवालों को आपको कैसे लगाना होता है। देखो, गोलियों की संख्या क्या याद रखना आपको, गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा बड़े भाग का आयतन। किसका, बड़े भाग का आयतन। बड़े भाग का मतलब जैसे जो घनाभ है क्या है आपका, देखिए बड़ा सा बेलन है, बेलन का आयतन बड़े भाग का आयतन, यानी बेलन का आयतन और बटे जो आपका गोला है, गोली बनाई गई है, यानी एक गोली का आयतन। यही आपको याद रखना है, इससे ही आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखो, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपने देखा कि भैया बेलन में त्रिज्या 1 और ऊंचाई 4 है, तो बेलन की त्रिज्या हम क्या रखेंगे 1 और ऊंचाई 4। तो चलो इसका मान आप देखते हो, बेलन की त्रिज्या हम क्या रखते हैं, पाई से तो पाई कट गया, आर की जगह 1 और ऊंचाई की जगह 4 और बटे में 4, और ये जो 3 बटे में है 3 एकदम ऊपर चला जाएगा। और देखो जो गोले की त्रिज्या है 0.1 सेंटीमीटर, कितना है 0.1 सेंटीमीटर। आप सवाल में देख सकते हैं कितनी, देखो 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो आप देख पा रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या, 0.1 सेंटीमीटर 0.1, क्योंकि आर की 3 घात है तो हम 3 बार लिखेंगे ना। अब देखो 4 से 4 कट गया, ये 0.0 बढ़ा दिया, ये 0.0 बढ़ा दिया, ये 0.0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखो गोलियों की क्या आ गई संख्या, और गोलियों की संख्या बराबर कितना आ गया भैया 3000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं 3000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता क्या है, कहता है कि एक बेलनाकार खंभा है 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो भैया बेलन का आयतन अभी मैंने आपको बताया, बेलन का आयतन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, बेलन। फिर से एक बार, बेलन का आयतन मैं बार बार समझा रहा हूं, याद कर लो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलनाकार खंभा है, तो इस खंभे में देखोगे जरा, इस खंभे में 7 मीटर ऊंचा है, बेलनाकार खंभा ऊंचाई 7 मीटर है और व्यास 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी लेंगे हम 6 और ऊंचाई क्या लेंगे 7। देखो पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या के रूप में 6 × 6 लेंगे और ऊंचाई के रूप में क्या लेंगे 7। तो 7 से 7 कट गया, 6 का 36 आ गया और गुणे में 22। जरा देखना पाई में तो नहीं दिया गया मान, हाँ पाई में दिया गया है, इसलिए हमें कुछ करना नहीं, वहां सूत्र पर जाने की जरूरत नहीं है। सीधे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को पाई रहने दिया जाए, त्रिज्या के रूप में 6 × 6 और ऊंचाई 7 लगा दिया जाए
और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया जाए। एक बात ध्यान रहे, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर में है, इसे भी सेंटीमीटर बनाने के लिए डबल जीरो बढ़ाना होगा, यानी 100 से गुणा करना होगा। अब ये जो भी ऑप्शन में होगा वही सवाल का उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डा में है, यहाँ क्यूब रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर द आपका सवाल का उत्तर बना देगा। अगला सवाल है, एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपको बताना चाहूं, एक जो है घन है, एक आपका घन है और 1 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार का एक और घन बना लिया जाए, इसी प्रकार का एक घन और बना लिया जाए और उसे आपस में जोड़ लिया जाए। कैसे जोड़ लिया जाए? ऐसे जोड़ लिया जाए। देखिए, इसको मैंने आपको जोड़ दिया इस प्रकार से, ये 1 सेंटीमीटर था, अब कितना सेंटीमीटर हो गया? 2, और ये इसकी चौड़ाई कितनी? 1, और ऊंचाई कितनी हो गई? 1। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब देखोगे 2 की जगह 2 रहेगा, L की जगह क्या लगाओगे? 2, और B की जगह 1, यानी 2 एकन 2, प्लस में B की जगह कितना? 1, और H की जगह 1, तो 1 एकन 1, और HL, H कितना है? 1, और L कितना है? 2, तो 2 एकन 2, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इन ब्रैकेट में 2 + 1 + 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर 7 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया ना? इसी प्रकार से आपको सभी सवालों को हल करना है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की कोरें क्या है? अरे भैया, घन का आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, a की 3 घात, यानी भुजा की 3 घात, और ये बराबर कितना दिया है? 27, तो घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा और a का मान आ जाएगा, और a का मान कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, जो सवाल का उत्तर बता देगा। 3 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर बता देगा। घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताना। अरे घन का विकर्ण का सूत्र मैं बता दूं, √3 बराबर यही घन का क्या है? विकर्ण है, और घन का विकर्ण की जगह आप क्या रख लो? 4√3, a√3 लगा लिए, √3 से √3 गया, a का मान आ गया 4, और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? a की 3 घात होता है। अब a की 3 घात मतलब भुजा की 3 घात, यानी 4 की 3 घात, तो 4 चौक 16 चौका 64 घन सेंटीमीटर इस घन का आयतन हो जाएगा। अगला सवाल है, एक घनाकार संदूक। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है एक घनाकार संदूक है, ध्यान दीजिए, देखिए एक घनाकार संदूक है, एक घनाकार संदूक है, क्या है भैया? एक घनाकार संदूक है, एक घनाकार संदूक है, संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, घनाकार संदूक होता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणे में a की जगह क्या रखना? 2a रखना, 2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 4 छक 24 a स्क्वायर, उस घन का संदूक का पृष्ठीय क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। 24a स्क्वायर उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है, जरा देखिएगा, 50वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा निम्नांकित चित्र में कोण ABP बराबर कितना दिया है? 65 दिया है, तो कह रहा AOB का मान ज्ञात करिए, यानी इसका मान ज्ञात करना। मैं आपको एक नियम बता देता हूं, एक सूत्र बता देता हूं, तरीका बता देता हूं, प्रमेय आप कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त की किन्हीं 2 बिंदु से, वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदु से वृत्त के परिधि पर खींचा गया जो कोण बनता है, उस कोण का 2 गुना उसके केंद्र पर बने कोण के बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त की किसी जीवा से उसके परिधि पर बनाया गया कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या परिधि पर केंद्र, ऐसे कहें केंद्र पर बना कोण का आधा होता है परिधि पर बना कोण, या परिधि पर बने कोण का दुगना होता है केंद्र पर बना कोण। 2 प्रकार से आप सवाल लगा सकते हैं। तो 165 का दुगना कितना होता है? 130 अंश, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी सवाल का उत्तर नंबर बा हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैंने
इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ का बहुविकल्पी प्रश्नों का श्रृंखला है उसको मैंने जारी रखा है और यह आपका दूसरा वीडियो होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।